Now we're gonna discuss question number first. Okay. Question number first is a cylindrical tube open at both ends has a fundamental frequency f in air. The tube is dipped vertically in water so that half of it is in water. The fundamental frequency of air column is now. तो इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन है उसमें ट्यूब है जो दोनों एंड से ओपन होती है, जो दोनों एंड से ओपन होती है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है विच इज एन वी बाई 12 व्हेन बोथ एंड आर ओपन, और जब एक एंड ओपन होता है तो उसमें होता है 2n माइनस 1 वी बाई 4l। तो हमारी जो फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, एन वी बाई 12 होता है, इसका मतलब फंडामेंटल है विच मीन्स इट इज इक्वल टू 1, तो वी बाई 12 एफ इक्वल टू वी बाई 12। अब उसने क्या बोला है, उसके अंदर उसने क्या किया है, आधे में पानी भर दिया है, ठीक है। तो आधे में अब आपने पानी भर दिया, इसका मतलब अब उसकी लेंथ कितना हो गया, एल बाई 2 हो गया। एंड अब ये वन एंड जो है ये ओपन नहीं रहा, ये क्लोज एंड हो गया। तो क्लोज एंड के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है v बाय 4l, फर्स्ट जो होती है 4l डैश, और l डैश कितना होगा आपका, l डैश होगा आपका l बाय 2, सो v बाय 4 इंटू l बाय 2, विच मीन्स अगेन आपको कितना आ रहा है v बाय 2l, तो आपका वो कितना आएगा fu बनेगा। तो इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, साउंड के अंदर ओपन बोथ हैंड ओपन होते हैं जब, तो व्हेन बोथ हैंड्स आर ओपन तब उसका होता है फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है एन वी बाई 2l। एंड व्हेन वन एंड इज क्लोज अनदर एंड इज ओपन तब होती है, ये क्लोज है, तब होता है 2n माइनस 1 वी बाई 4l। फंडामेंटल में ही पूरी वैल्यू 1 ही रखते हैं ऊपर वाली, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, if the speed of sound is 336 meter per second in air, okay, then the shortest distance tube will resonate with a fork of frequency 210 hertz. स्पीड गिवन है साउंड की कितनी है, v इज इक्वल टू 336 मीटर पर सेकेंड। आपको शॉर्टेस्ट बताना है तो हमें फॉर्मूला पता होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है 210, तो ये शॉर्टेस्ट बने फॉर्मूला होता है v बाय 4l, ये आपकी फंडामेंटल होता की, ठीक है। ये फंडामेंटल होगी तो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट वैल्यू कितना बनेगा, कितना बनेगा, v आपका गिवन है l इक्वल्स टू v बाय 210 इंटू 4, सो l इक्वल टू v आपका गिवन है कितना 336 बाय 210 इंटू 4। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। एक एंड से क्लोज है तभी तो ये लिखा है फॉर्मूला, क्लोज ट्यूब में ही तो लगता है, ओपन में, ओपन में तो v बाय 12 होता है ना यार, एन वी बाय 12 ओपन एंड में होता है, ये होता है जब ओपन हो दोनों एंड, और दोनों एंड अगर क्लोज कर दिए तब तो फिर साउंड ट्रेवल ही कैसे करेगा, एक एंड क्लोज होता है ना। तो जब एक एंड क्लोज होता है उसका फॉर्मूला होता है 2n माइनस 1 v बाय 4l इन विच वन एंड इज क्लोज, और इसमें दोनों एंड क्या होते हैं, ओपन, ठीक है। क्लियर है सबको? तो इसके बाद में आप इसको सोल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a traveling wave is stretching is in a stretched string is described by the equation y equal to a sin omega kx minus omega t. The maximum particle velocity v max we have discussed yesterday also in SHM, a omega होता है, तो यही आपका फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सो योर ऑप्शन इज a omega। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the displacement of particle executing periodic motion is given by y equal to cos square t by 2 sin 1000 t. This expression may be considered to be result of superposition of, देखो यहाँ पे तीन फंक्शन है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू 4 cos t by 2 sin 1000 t and cos t by 2. So here function of t are three function, which means it is a resultant of three waves. So your answer is three waves.
Clear? Next question. But with what velocity should be an observer approach stationary sound source so that apparent frequency of sound appear to be double of initial velocity frequency? ठीक है, हम मान रहे हैं एफ नोट उसकी इनिशियल है, सोर्स आपका रेस्ट पे है, एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर विद स्पीड v नॉट एंड स्पीड ऑफ साउंड इज v. तो जो फॉर्मूला होता है एफ डैश इक्वल टू v प्लस v नॉट अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ नॉट. यहाँ पे सोर्स आपका स्टेशनरी है तो जीरो कर दोगे तो v आपको ये एफ डैश कितना दिखना चाहिए, 2f डबल दिखना चाहिए, विच मीन्स v प्लस v नॉट बाय v इक्वल टू एफ नॉट. एफ नॉट से एफ नॉट गया, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है v शुड बी इक्वल टू v नॉट शुड बी इक्वल टू v. तो इसका मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर शुड बी v. ऑप्शन डी. दिस इज क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. A tuning fork produces wave in a medium. If temperature of the medium changes, then which of the following will change? Temperature, as temperature increases, speed of wave also increases, but frequency depends upon सोर्स पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर सब पे डिपेंड नहीं करती है. इसका मतलब अगर ये चेंज हो रही है, स्पीड वेव की चेंज हो रही है, विच मीन्स लैम्डा इज ऑल्सो चेंजिंग. तो वेव की स्पीड चेंज होती है तो लैम्डा चेंज होगा, तो लैम्डा चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर है सी. एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड और इन दोनों पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, वो सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. A wave is reflected from a rigid support. The change in phase on reflection will be pi. जब रे रेयर मीडियम से, ये हम आपको रे ऑप्टिक्स में भी बताते हैं, रेयर मीडियम से जो डेंसर मीडियम पे टकराती है, वेव ऑप्टिक्स में भी आता है. जब डेंसर मीडियम से टकराती है, इसका मतलब फेज रिवर्सल होता है, फेज रिवर्सल इज देयर. और जब वेव डेंसर मीडियम से आके रेयर से टकराती है तो देयर इज नो फेज रिवर्सल. इसको आप अच्छे से समझना है. अगर आप ऐसे भेज रहे हो तो यहाँ से जो वेव आएगी टकरा के वो इस तरह से आएगी. ठीक है, गई ऐसे थी, आ ऐसे रही है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट में मैंने एक बीट लगा दिया इधर, तो वेव ऐसे जाएगी, तो लास्ट वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर वापस जो वेव आएगी आपकी वो ऊपर से ही आएगी वापस. ठीक है, ये हमने लास्ट में फ्री एंड कर दिया यहाँ पे. ओके, तो दिस इन दिस क्वेश्चन रिजिड सपोर्ट है, सो योर आंसर विल बी फेज रिवर्सल. तो फेज रिवर्सल मतलब फेज आपका पाई का डिफरेंस रहेगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Beats are produced by wave y1 equal to a sin 1000 pi t and y2 equal to a sin 980 pi. The number of the beats heard per second. Omega 1 and omega 2 are given. Omega 1 equal to 100 pi. इसका मतलब f1 कितना बनेगा, 500. 2 pi से डिवाइड कर दिया. सिमिलरली ओमेगा 2 इक्वल टू 998 pi. सो f2 इक्वल टू 998 डिवाइड बाय 5/2 pi. 2 pi f इक्वल टू ओमेगा होता है, कितना आएगा 499. तो बीट्स कितने सुनाई देंगे, f2 माइनस f1 विच इज इक्वल टू 1. तो आंसर इज 1. इज इट क्लियर? बीट्स क्या होता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना है तो उतने आपको बीट्स सुनाई देंगे. If an air column in a pipe which is closed at one end will be in resonance with the vibrating tuning fork of frequency 260 Hz, if the length of column is in centimeter, then क्लोज है वन एंड से, तो फॉर्मूला बनेगा v by 4l, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात ही कर रहे हैं, इज इक्वल टू 264 हर्ट्ज गिवन है. जब वन एंड से क्लोज होता है इसके अंदर फॉर्मूला लगता है n2n-1 v by 4l, ये वाला लगता है. अभी हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, सो दिस कंप्लीट थिंग विल बी 1. If the length of the column is in centimeter, then sound of air. Velocity given है 330 divided by 4 into L equal to 264. So L equal to 330 divided by 4 into 264. You will get your answer. इसको 100 से मल्टीप्लाई करने की आंसर इज इन सेंटीमीटर बोला है, दिस इज इन मीटर. तो L इक्वल टू 3300 डिवाइड बाय 4 into 264. दिस इज योर आंसर. ओके, क्लियर है सबको?
नेक्स्ट, two wire of same material and same radius have the same fundamental frequency. If the ratio of their length is 1:2, then the ratio of tension in the two wires is, दो वायर है, सेम मटेरियल है, सेम रेडियस है, ठीक है, तो उनके म्यू वन म्यू टू क्या है, दोनों के सेम है. रेशियो ऑफ देयर लेंथ्स आर सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, विच मीन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का होता है, उसमें फॉर्मूला होता है V/2L इज इक्वल टू V/2L1 इज इक्वल टू V/2L2, V1 और V2. V कितना होगा, L1/L2 is given, ratio of their length L1/L2 is equal to 1/2 and F1 is equals to F2. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, इक्वल है, तो फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू V/2L. तो इसको इक्वेट करेंगे और V कितना होता है, √T/μ. तो पहले यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे, V1/V2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसल, L1/L2. ओके, अब V को क्या लिख सकते हैं, √T/μ. so इसका मतलब √T1/μ1/T2/μ2 इक्वल टू L1/L2. μ1 μ2 इक्वल है, इसने बोला है सेम मटेरियल है, विच मीन्स दिस बोथ शुड कैंसल. √T1/T2 इज इक्वल टू L1/L2. ओके, देन आपका इसको स्क्वायर कर दोगे तो क्या बनेगा, T1/T2 का स्क्वायर, सॉरी T1/T2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर. सो लेंथ आपका कितने रेशो में है, 1:2 में है, सो योर आंसर विल बी 1:4. क्लियर है सबको, दिस इज योर आंसर. फॉर्मूला सिर्फ वही लगाना है आपको, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है Fn इक्वल टू n/2L √T/μ, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे n आपका 1 है, फंडामेंटल की बात कर रहा है, तो यू हैव टू कैलकुलेट आंसर, दैट्स इट. सो योर ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गन पाइप P1 इज क्लोज एट वन एंड. ओके, क्लोज एट वन एंड का फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर होता है V/4L फंडामेंटल के लिए, 2n-1 V/4L. इन इट्स फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब n की वैल्यू रखोगे 2, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहा है, एंड तो आपका बन गया 3V/2L. फर्स्ट ओवरटोन इज, ये 1:3:5 में चलता है, एंड अनदर organ pipe P2 at both ends, open at both ends vibrating in it, थर्ड ओवरटोन, उसका थर्ड ओवरटोन है, इसकी लेंथ L1 है, थर्ड ओवरटोन विच मींस उसका जो लेंथ है वो होगा, और यहाँ पे 4 आएगा, दिस विल बी 4. 3V/4L1 इज इक्वल टू, क्योंकि इसने क्या बोला है यहाँ पे, फर्स्ट ओवरटर्न. फर्स्ट ओवरटर्न जो होता है ओपन एंड में, यहाँ पे n की वैल्यू 2 1 रखोगे तो वो फंडामेंटल है, 2 रखोगे तो 3 बन रहा है, तो वो इसका मतलब फर्स्ट ओवरटर्न जो है वो 3V/4L है. इसके अंदर क्या बोला है, थर्ड ओवरटर्न, इसका थर्ड ओवरटर्न जो होता है इस ओपन एंड का होता है NV/2L. थर्ड ओवरटर्न का मतलब n की वैल्यू 4 रख दो, 4V/2L2, V से V कैंसल, सो योर आंसर विल बी 4 2s are 2. तो आपका आंसर कैन एट द रेशियो ऑफ द P1 to P2 लेंथ ऑफ L1/L2 is equal to 3/8. The answer is 3/8, ऑप्शन डी. क्लियर, सबको क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, two harmonic wave are described by y1 equal to 3 and y2 equal to the smallest value of x corresponding to antinodes are. ठीक है, आपको एंटीनोड्स बताने हैं, तो the three smallest value of x corresponding to antinodes. ठीक है, तो पहले तो आप दोनों का रिजल्टेंट निकाल लोगे, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, तो कितना बनेगा, y इक्वल्स टू 3, बाहर है दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, साइन
फाइव एक्स प्लस 0.60 प्लस साइन फाइव एक्स माइनस 0.60। देखो इसको इतना इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है फॉर्मेट क्या है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, पाई इंटू 0.6, ओमेगा इक्वल टू पाई इंटू 0.6 एंड सिमिलरली के कितना है, के इज इक्वल टू पाई एक्स, क्योंकि पाई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, फिर के इज इक्वल टू पाई एक्स। ठीक है, तो के को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू पाई एक्स, एक्स नहीं आएगा सिर्फ पाई आएगा। तो लैम्डा कितना आ गया, 2। ठीक है, अब आपको बताना है कंडीशन फॉर नोड एंड एंटी नोड। इस इक्वेशन को सोल्व करते तो इसमें पूरा लास्ट में बनता है cos kx, तो cos kx शुड बी 0, तो x शुड बी नोड की एंटी नोड की बतानी, सॉरी, प्लस माइनस 1। तो एंटी नोड के लिए बनता है प्लस माइनस 1 cos किस पे बनता है, 0 2 पाई, इन सब पे बनेगा, पाई 2 पाई इन सब पे, 2 n माइनस 1 पाई। तो योर आंसर विल बी 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा, और ये होगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या 2 है, सो फर्स्ट आंसर इज 0, सेकंड होगा 1/2, थर्ड होगा 1 कितना ये 3/2, और 0 लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2, और इस फॉर्मेट में चलेगा आपका, तो योर आंसर विल बी 0 ऑड रेशो में रहेगा, सो आंसर विल बी 1/2 3/2 5/2। अच्छा मेरी बात सुनो, आपको ये तो हो गया मेथड कि मैंने मैथमेटिकल डिराइव किया, कल को क्वेश्चन में आपको इजीली देखना हो कि नहीं सर हमें थोड़ा कोई एक अलग तरीका बता दो जिससे हमें पता चले। तो एंटी नोड्स क्या होते हैं, हमें ये बात पता है दैट एंटी नोड्स आर इक्वली स्पेड हैविंग, जो वेवलेंथ का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 1/λ/2। तो अभी मैंने यहाँ पे देखो ये डिफरेंस यूनिफॉर्म नहीं है तो ये होगा नहीं, ये डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1/2 3/2 5/2, ये सही चल रहा है और डिफरेंस भी 1 1 का है। यहाँ पे भी देखो ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस इक्वल है 1/2 का है। तो अब हमें चेक करना है कि वेवलेंथ λ/2 कितना है। अभी हमने देखा था कि ये होता है के एक्स, तो के जो है वो है पाई, तो 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू पाई, तो पाई से पाई गया, लैम्डा इक्वल टू 2, तो λ/2 कितना आएगा 1, तो इसका मतलब जिसकी 1 की स्पेसिंग हो वो वाला आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पे 1 की स्पेसिंग इस क्वेश्चन में है, विच मीन्स योर ऑप्शन इज डी। क्लियर है सबको, हमारा जो आंसर होता है नोड एंड एंटी नोड्स जो भी बनते हैं, नोड्स ऐसा बनता है इस तरह से, ये मैं कंपेरेटिव लेवल पे बता रहा हूँ, हमारे नोड ऐसे बनते हैं। ठीक है, नोड जो होते हैं ये पॉइंट होते हैं जो रेस्ट पे रहते हैं, एंटी नोड आर दोस पॉइंट, ये हमारे जो पॉइंट होते हैं कौन से होते हैं, एंटी नोड। तो दो नोड के बीच का डिफरेंस होता है कितना होता है, λ/2 होता है। ठीक है, तो हमें एंटी नोड की ही बतानी है स्पेसिंग, इसका मतलब हमारा λ/2 का डिफरेंस रहेगा। तो आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हो कि किसके अंदर लैम्डा निकाल लो, के का जो होता है वो, और उससे आपका आंसर आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, वरना आप इक्वेशन सोल्व करोगे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A standard tuning fork of frequency n is used to find velocity of sound in air by resonance air column operators. The difference between two resonant length is 0.5 meter. Then the velocity of the sound in air is. Okay, so in this question, they are saying, just wait a minute. Yes, okay. A standard tuning fork of frequency n is used to find velocity of sound in air by resonance air column apparatus. The difference between two resonating length is 0.5 meter. Then the velocity of the sound in air is. तो देखो आपकी जो ट्यूनिंग फोर्क है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आपकी जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आती है और उसकी जो सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लो आपका फर्स्ट, हम जैसे बोलते हैं कि ये बन रहा है ऐसा, इस तरीके का। ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो बनता है वो इस तरीके का होगा।
ये मैंने थर्ड का बना दिया, ठीक है, चलो चलेगा, कोई बात नहीं। देखो ये हमारा पूरा लेंथ गिवन है, ठीक है, और उसके बाद ये देखो ये अलग अलग पॉइंट पे बन रहे हैं ये, तो उसने उसका एक कंसेक्यूटिव पहले का दे दिया, तो ये डिफरेंस कितने का होता है, ये कितने कितने पे बनते हैं, नोड कितने कितने बनते हैं, लैम्डा बाय 2 पे बनते हैं, चाहे नोड की बात कर लो चाहे एंटी नोड की बात कर लो, उनकी स्पेसिंग क्या रहती है, लैम्डा बाय 2। वो आपको गिवन है द डिफरेंस बिटवीन टू रेजोनेटिंग लेंथ, तो लैम्डा बाय 2 जो है ना आपको रेजोनेटिंग लेंथ मतलब उनका जो ये गिवन है कितना आपके पास 0.5, सो लैम्डा इक्वल टू 1, क्योंकि लैम्डा बाय 2 आपको गिवन है, तो लैम्डा विल बी 1। और स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है लैम्डा बाय टी, या फिर आप लिख सकते हो v इक्वल टू लैम्डा एफ। तो आपका लैम्डा आपको गिवन है 1, और एफ आपका एफ आपका कितना है n, तो आपका आंसर होगा n। क्लियर है सबको? हमेशा स्पेसिंग लैम्डा बाय 2 की होती है नोड्स और एंटी नोड्स, इसमें कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ट्यूनिंग फोर्क वाले ऑर्गन पाइप के, तो उसको हम इसी तरह से डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a light pointer fixed to one prong of a tuning fork touches a vertical plate. The plate is set vibrating is fixed to one prong of a tuning fork touches a vertical plate. The fork is set vibrating and the plate is allowed to fall freely. 8 complete oscillations are counted when the plate falls through 10 centimeter. What is the frequency of tuning fork? ओके यहाँ पे हमारा आवाज नहीं आ रही थी, अब मेरी आवाज सबको आ रही है? इज माय वॉइस क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है वापस बता देता हूँ। हम टाइम निकालेंगे, काइनेमैटिक्स पढ़िए, देखो लाइट पॉइंटर जो है वो ऊपर से वर्टिकल प्लेट से नीचे आने में उसको कितना टाइम, उसने क्या बोला है, प्लेट जो है उसके ऊपर गिर रही, तो गिरने का फ्री फॉल है आपका, फ्री फॉल के अंदर टाइम जो होता है विच इज √2h/g, तो टाइम कितना आएगा, √2h कितना है 10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻1 डिवाइड बाय g होता है 10, तो आपका टाइम कितना आ रहा है 1/√50, ये टोटल टाइम है। इतने टाइम में उसने ऑसिलेशन कितने किए हैं, इट कंप्लीटेड 8 ऑसिलेशंस, इसका मतलब उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इतने में तो 8 हो रहे हैं ना, तो वो हो जाएगा 1/8√50, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 8√50, ठीक है। तो ये उतने में उसने 8 ऑसिलेशन किए ना, तो उसका एक ऑसिलेशन का कितना टाइम लगेगा 1/8√50, और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सो 8 इंटू √50 ऑलमोस्ट 7 होता है, तो 56 के आसपास आएगा आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर है सबको? पॉइंटर घिर रहा है ऊपर से, फ्री फॉल है, तो उतने में उसको कितना टाइम लग रहा है, उसके अंदर 8 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो उसको हमने फ्रीक्वेंसी वहां से कैलकुलेट किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 wave of equal frequency देवांग 8 ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इतने टाइम में उसने ऑसिलेशन कितने किए हैं, ऐसा है ना, 8 ऑसिलेशन कर चुका है √50 में, तो एक में कितना टाइम लगेगा, वो तो √50 का 8th टाइम लगेगा ना, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 wave of equal frequency having amplitude 10 mm, 4 mm and 7 mm arrive at the point successive interference of pi by 2.
The amplitude of resultant wave in mm is given by. Here's what I found. क्वेश्चन में बोला है तीन वेव है, तीनों के एम्पलीट्यूड है a1 इक्वल टू 10 mm एंड a2 इक्वल टू 4 mm एंड a3 इक्वल टू 7 mm। ठीक है, तो तीनों के बीच का डिफरेंस देखिए दे रखा है आपको। ठीक है, तो अब ये 10 mm वाली जो है और 7 mm वाली है, इसके बीच का फेज डिफरेंस है π/2 एंड इसके बीच का फेज डिफरेंस है π/2। तो इसका मतलब 10 mm वाली वेव अगर इधर जा रही होगी वो +10 से, तो ये उल्टी आ रही होगी -7 से, तो ये दोनों तो सीधा सीधा माइनस हो जाएंगी। तो आपका रिजल्टेंट कितना आ रहा होगा, a1 माइनस a3, वो कितना आएगा 3 mm, और a2 जो है वो कितना है 4 mm। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो a रिजल्टेंट कितना होता है आपको पता है, √a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, पहले मैंने यही किया है, पहले वाली इन दोनों को सोल्व करोगे तो फाई पाई है, तो वो a1 माइनस a2 बन जाएगा सीधा सीधा। तो उसको मैंने सीधा ही लिख लिया, अगर एंगल 180 डिग्री है तो सीधा सीधा माइनस कर देंगे, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो अब इन दोनों cos फाई 0 हो जाएगा, सो रिजल्टेंट विल बी √3² प्लस 4² विच इज इक्वल टू 5। देखो अगर कल को मान लो कोई और जनरलाइज केस कर लेते हैं, अगर कोई और कंडीशन होगी तो कैसे करेंगे, दो को पकड़ लो किसी भी, a1 है आपका 10 mm एंड a2 है आपका 4 mm एंड a3 है आपका 7 mm। तो पहले मैंने इन दोनों को सोल्व किया, फेज डिफरेंस कितना है पाई, तो a नेट कितना आएगा √a1² प्लस a3² प्लस 2a1 a3 cos पाई, cos पाई होता है -1, तो ये बनेगा पूरा मोड ऑफ a1 माइनस a3। तो a1 माइनस a3 कितना बनेगा 3 mm। इतना सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद इस पार्ट के साथ करेंगे, 3 mm एंड 4 mm आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो यहाँ cos 90 बनेगा, उससे आपका आंसर आएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, an open pipe of length vibrate in fundamental mode, the pressure variation is maximum at। ओपन एंड का मतलब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट आपका बनेगा ऐसा बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट का है, और प्रेशर का ग्राफ होगा ऐसा, जहां पे डिस्प्लेसमेंट नोड होता है वहां पे प्रेशर एंटी नोड होता है, तो इस तरह से बनेगा। ये प्रेशर का है, तो कहाँ बनेगा, सेंटर पे बनेगा, मिडल ऑफ द पाइप, खत्म। क्लियर है? ये ओपन पाइप है, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा, वहां पे प्रेशर का नोड होगा, और जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा वहां पे प्रेशर का एंटी नोड होगा, तो एटलीस्ट एग्जैक्ट सेंटर ऑफ पाइप पे आएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of the speed of sound in nitrogen gas is that in helium gas at 300 Kelvin is। स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v इक्वल टू, यहाँ पे देखो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है, और क्या क्या दिया है, नाइट्रोजन एंड हीलियम की बात की है। तो आपको पता है अब यहाँ पे गैसेस की बात कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो एक अदर टर्म आ रही होगी जो हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। तो नाइट्रोजन क्या होती है, नाइट्रोजन इज अ डाइएटॉमिक गैस जिसका गामा होता है 7/5, and helium is a monatomic gas whose gamma is 5/3, and we know that speed of sound is nothing but root gamma RT/m। ये हमारी लाप्लास करेक्शन थी। ठीक है, तो आपको स्पीड का रेशियो निकालना है, तो v1/v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा 1/गामा 2, टेम्परेचर सब उड़ जाएगा ये RT/m।
गामा 1 गामा 2, तो रूट ऑफ गामा 1 कितना है 7/5 डिवाइड बाय 5/3, कितना बनेगा? सॉल्व कर लो इसको। 7/5 और 5/3, तो आपका बन जाएगा अच्छा एक और चीज है यार, मैं एक गड़बड़ कर दी। RT/M होता है ना, मोलर मास दोनों के अलग अलग होंगे ना, ठीक है। हमें सिर्फ गामा 1 और गामा 2 ही नहीं देखना है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला साक्षी ने, सर मोलिकुलर मास भी देखेंगे। तो हमें यहाँ पे मोलिकुलर मास भी रखना है। एक मिनट रुकिए। तो गामा, देखो गामा RT/M, गामा 1/RT/M1 अपॉन गामा 2 RT/M2। RT से RT कैंसल, तो क्या बन रहा है अंडर रूट गामा 1 M2/गामा 2 M1। गामा 1 कितना है 7/5 है नाइट्रोजन का, और उसका मास है हीलियम का 4, डिवाइड बाय इसका है 5/3 हीलियम का, और नाइट्रोजन का मास है 14। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना बनेगा 7 2 जा 14, और ये 2 2 जा, तो बनेगा ऊपर आएगा रूट, ये 3 ऊपर जाएगा √6/5। ठीक है, तो योर आंसर विल बी, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो आप देख सकते हैं। नाइट्रोजन इज ए डाइएटॉमिक, तो हम उसका 14 नहीं रखेंगे 28 रखेंगे, तो यहाँ पे 28 आएगा। तो ये बनेगा, ये भी 2, एक और बचेगा यहाँ पे फिर 2, तो ये 2 भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/5 आएगा। नाइट्रोजन इज ए डायटोमिक गैस, तो उसका हमें मोलिकुलर मास 28 रखना पड़ेगा। ठीक है, किसी ने बोला है क्या ये चीज? आवाज अटक रही है सबको, या सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? इज माय वॉइस क्लियर टू एवरीवन? सो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना था, v इक्वल टू अंडर रूट गामा RT/M। बस आपको यहाँ पे वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ गामा/M, ये रखना है फॉर्मूला। जहाँ पे आप एक का गामा रखोगे 7/5, उसका मोलिकुलर मास रखोगे 28, दूसरे का रखोगे गामा 5/3, और दूसरे का मास रखोगे 4। बस ये करो, आंसर खत्म। ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। In a sinusoidal wave, the time required for a particular point to move from maximum displacement to zero displacement is 0.170 second. The frequency of the wave. आपको मैक्सिमम से पार्टिकल को मूव करना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से कहां पे आ रहा है पार्टिकल, कहां से आ रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से जीरो पे आ रहा है। इसका मतलब पीक टू मीन आ रहा है, एक्सट्रीम टू उधर आ रहा है, उसमें टाइम लगता है उसको T/4। वो कितना है T/4 इज गिवन एज 0.17, तो T कितना आएगा 0.68। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, F इक्वल टू 1/0.68। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.47। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone is dropped in a well which is 19.6 meter deep. Echo sound is heard after 2.0 second dropping the stone. The speed of the velocity of the sound is। स्टोन को गिरा है, देखो यहाँ पे इसने जी को 9.8 रखेगा, इसलिए मैं इसको 19 को पहले कर रहा हूँ 20, ताकि हम जी को 10 रखें। ठीक है, तो हाइट है आपकी 20, तो स्टोन को घिरने में कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालेंगे। देखो मेरे को पता है सीधा 2 सेकंड आएगा, किसी को करना है तो करके देख लो। T इक्वल टू √2h/g, 2 इंटू 20/g10, तो 2 सेकंड लग रहे हैं उसको एग्जैक्ट नीचे जाने में स्टोन को। और स्प्लैश कितने में आ रहा है 0.06 सेकंड में आ रहा है, तो मतलब वेव है सीधा ऊपर आई है, तो स्पीड ऑफ वेव को v मान रहे हैं। डिस्टेंस है आपका 20 नहीं एक्चुअली 19.6 है, तो 19.6 डिवाइड बाय टाइम कितना लग रहा है
2 सेकंड तो स्टोन को जाने में लग रहा है, 0.06 सेकंड आने में लग रहा है, तो 0.06। इसको सोल्व कर लो, कितना बनेगा? 1960 डिवाइड बाय 6, कितना आएगा? 3 उसके बाद 3 6 जा, फिर 3 2 जा, एंड 320 समथिंग, 326.7 ये आंसर होगा आपका। स्टोन, ये काइनेमेटिक्स से आपने क्वेश्चन किया हुआ है। स्टोन जब ऊपर से नीचे गिरता है तो टाइम लगता है √2h/g, ठीक है। टाइम तो स्टोन ऊपर से उसको नीचे गिरने में जो टाइम लग रहा है वो है 2 सेकंड, मैंने निकाला √2h/g से, ठीक है। 2 सेकंड उसको जाने में लग रहा है, बचा कितना सेकंड? 0.0 सेकंड में तो ऊपर आ गया, तो ऊपर साउंड कितने से गया है? 0.06 की टाइम में तो पहुंच गया। तो वेलोसिटी साउंड क्या होगा? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज 19.6 अपॉन टाइम कितना है? 0.06। योर आंसर इज 326.7 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। The fundamental frequency of a string stretched with a mass of 4 kg is 256 Hz. The mass required to produce its octave. Okay. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितना है? 256 हर्ट्ज, और मास है 4 केजी, m इक्वल टू 4 केजी, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है कि कितना मास हम लगाएं कि वो उसके ऑक्टेव में आए, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे है, ये मास पड़ा है, आपने पढ़ा हुआ है n इक्वल टू, ये पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है NV/2L, ठीक है। तो N/2L√T/μ, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो T इक्वल टू, इसमें हम जनरली रखते हैं mg। तो इसका मतलब अब आपको प्रोड्यूस इट्स ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 2:1 में हो जाए, जस्ट डबल हो जाए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को डबल करने का मतलब आपको टेंशन को कितने टाइम बढ़ाना पड़ेगा? टेंशन को आपको 4 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। तो 4 टाइम्स बढ़ाना है तो टेंशन, योर न्यू टेंशन विल बी 40। तो 40 के लिए आपको मास कितने टाइम बढ़ाना पड़ेगा? 4 टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो 4 kg, योर आंसर विल बी 16 kg। क्लियर है सबको? फॉर्मूला होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का N/2L रूट, मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का T/μ, और इस केस में T इक्वल टू mg होगा। और ऑक्टेव का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसीज आर इन रेशो 2:1, डबल हो जाती है। ऑक्टेव नाम से 8 ऐसा कुछ फील आ रहा होगा, वो मतलब नहीं है यहाँ पे। ऑक्टेव इज ए वर्ड जो यूज किया जाता है, 2:1 है उसमें फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और तो आपका टेंशन F इज प्रोपोर्शनल टू √T। तो फ्रीक्वेंसी √T के प्रोपोर्शनल है, तो अगर डबल करना है तो टेंशन को 4 टाइम्स होना पड़ेगा, विच मींस मास शुड बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इज माय वॉइस क्लियर टू एवरीवन? आवाज सबको सही से आ रही है ना? When stationary wave are set up, pick out the correct statement from the following. All the particles in medium are in the same phase of the vibration at all time and distance. गलत। सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में नहीं होते हैं। नोड्स और एंटी नोड्स आपको पता है। क्या डायग्राम बन रहा है? ऐसे है, ठीक है। साइनसोइडल बनाना हो तो
या कि वेव ऐसे होगी? स्टेशनरी वेव की बात कर रहे थे, दूसरी ऐसे होगी, नीचे से ऐसे जाएगी। तो देखो, दो नोड के बीच जो है वो सारे सेम फेज में है, पर मैंने पहले भी लिखा है ऑल पार्टिकल्स आर इन सेम फेज बिटवीन टू नोड्स। तो ऑल द पार्टिकल आर इन सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन एट ऑल टाइम एंड एट डिस्टेंस, तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड है द पार्टिकल विद एन इंटरवल बिटवीन टू consecutive नोड्स आर इन सेम फेज, यही मैं बोल रहा हूँ, दो नोड के बीच का क्या होता है, सेम होता है, बट द पार्टिकल इन टू सच consecutive इंटरवल्स आर ऑफ अपोजिट फेज, बट द पार्टिकल आर इन टू सच consecutive इंटरवल। हाँ सही बात है। देखो, इसके बीच में जो है ये सारे सेम फेज में, बट इसके और इसके अंदर देखो, ये डॉटेड वाले नीचे थे, अगले ही दो नोड के बीच में ऊपर निकल गए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द फेज लैग अलोंग द पाथ ऑफ द वेव इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस, गलत, कोई इंक्रीज नहीं होता। ओनली एंटीनोड्स आर इन सेम फेज, राउंड, बिल्कुल गलत। फिर ऑप्शन इज बी। क्लियर है सबको? नोड्स हमेशा, दो नोड के बीच में पूरी वेव सेम फेज में होती है, और उसने बोला है ये दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच में वेव जो होती है वो एग्जैक्टली अपोजिट फेज में होती है, बिल्कुल सही है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। The fundamental frequency of a sonometer wire carrying a block of mass 1 kg and density 1.8 is 260 Hz. When the block is completely immersed in a liquid of density 1.2, what will be its new frequency? ठीक है, तो अब आपका म्यू चेंज हो जाएगा, वहां पे मास तो उतना ही लग रहा है, उस पर बायोंसी लगने लग जाएगी। ठीक है, तो करो फिर फटाफट। पहले mg लग रहा था, अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, f इक्वल टू क्या होता है, v बाय 2l। ठीक है, सो अब पहले फ्रीक्वेंसी थी 260 हर्ट्ज, क्योंकि यहाँ पे उसको v में क्या फॉर्मूला होगा, v इक्वल टू 1/2l रूट t बाय म्यू। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला रखोगे। अब आपकी क्या होगी, टेंशन चेंज हो जाएगी, पहले टेंशन थी इक्वल टू mg, अब टेंशन कितना हो जाएगा, जब उसको लिक्विड में डाल दोगे तो नीचे तो लगेगा mg और ऊपर लगेगा buoyancy रो vg। ठीक है, तो स्टोन का मास कितना है, 1 kg है, मास ऑफ स्टोन इज 1 kg एंड इट्स डेंसिटी इज 1.8, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम कितना होगा, 1 डिवाइड बाय 1.8, ये है वॉल्यूम ऑफ स्टोन। ठीक है, और तो अब आपका mg नीचे लग रहा है और बायोंसी ऊपर लग रही है, इसमें रो जो आएगा, रो आएगा लिक्विड का, वो है 1.2, तो बायोंसी जो होगी वो कितनी होगी, रो है 1.2, v है 1 kg बाय 1.8 इंटू जी, कितना हो गया 2/3, तो ये buoyancy you are getting is 2g/3, और जो वो लग रहा है मास इसका 1 kg है, सो वेट जो है वो है g, तो रिजल्टेंट आपका कितना बच रहा है, टेंशन जो होगा वो कितना होगा, T इक्वल टू W माइनस बी विच इज इक्वल टू G माइनस 2g/3, वो आएगा g/3, तो आपका यहाँ पे टेंशन 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेव वो आ जाएगी वेव। ठीक है, तो आप आके सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टेंशन कम हो रहा है, टेंशन अब g/3 रह गया, पहले था g, अब है g/3, तो √3 टाइम्स कम हो गया है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो यहाँ पे देखो 260 है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बच रहा है यही, इसको आप चेक कर लेना, 260/√3, 260/√3, क्योंकि √3 टाइम्स 3 टाइम्स कम हो रही है ना, तो 260 डिवाइड बाय 1.732, इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखो भाई, पहले फॉर्मूला आपका सीधा सीधा रखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी होती है v/2l विच इज v क्या होता है 1/2l रूट t बाय न्यू। पहले सिर्फ अकेले टेंशन लग रही थी, वो थी mg के इक्वल, बाद में क्या हुआ, उसको लिक्विड में डाला तो उस पर बायोंसी लग रही है, बायोंसी मैंने कैलकुलेट की, रो vg विच इज इक्वल टू 2g/3, और वेट लग रहा है नीचे की तरफ विच इज इक्वल टू g, तो टेंशन कितना आएगा, g माइनस 2g/3 विच इज इक्वल टू g/3, तो टेंशन आपका चेंज हो गया, टेंशन पहले था g, अब हो गया है g/3, क्योंकि मास 1 है, तो आपका √3 टाइम्स क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। दैट्स इट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इन a resonance column experiment, the first resonance is obtained when the level of the water is in the tube is 20 centimeter.
and from the open end. Resonance will be obtained when the water level is at a distance. रेजोनेंस ट्यूब हम 1 मीटर की मानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रेजोनेंस जो ऑब्टेन हुआ है वो आपको कहाँ पे हुआ है, एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ओपन एंड, ठीक है। तो ये वन एंड फिक्स है, पानी में है ना दूसरा एंड, तो रेजोनेंस ट्यूब में उसमें फॉर्मूला लगता है 2n - 1 v by 4l, ठीक है। तो फर्स्ट आपका कहाँ आ रहा है, 20 पे आ रहा है, इसका मतलब n के लिए 1 रख रहे हो। अब अगर आप n के लिए 2 रखोगे तो 3 टाइम्स आना चाहिए, तो 3 टाइम्स आने का मतलब है आपकी लेंथ आपकी चेंज हो रही है, तो उसका 3 टाइम्स करो। तो ऊपर से 20 था तो उसका 3 टाइम्स कितना होना चाहिए, इट शुड बी 60। तो योर आंसर इज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ओपन एंड। क्लियर है, क्योंकि नेक्स्ट आपका जब वाइब्रेट करेगा तब ऊपर की जो टर्म है वो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखने पे इट इज इक्वल टू v by 4l, ठीक है। और जब n के लिए 2 डालोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 3v by 4l 2। तो L1 आपका 20 है, तो L2 कितना हो कि सेम बने फ्रीक्वेंसी, मतलब रेजोनेट करे, तो इसका मतलब L2 शुड बी 3L1। तो L1 है आपका 20, देन L2 शुड बी 60। क्लियर है सबको, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, in an experiment the in an experiment for the determination of the speed of the sound in air using the resonance column method, the length of air column that resonates in the fundamental mode with a tuning for 0.1 meter, when the length this length is changed to 0.035 meter, the same tuning for resonate for the first overtone. Calculate the end correction. मेरे को अभी डाउट आ रहा है कि लास्ट क्वेश्चन में आपको डाउट है किसी को, ओके मैं लास्ट क्वेश्चन पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला था, लास्ट क्वेश्चन कि आपका जो वन एंड फिक्स होता है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इस रेशो से काम करती है 2n - 1 v by 4l, ठीक है। अब आपको फर्स्ट गिवन है जब लेंथ, तो फंडामेंटल आपने उसने बोला हुआ है जब फर्स्ट टाइम रेजोनेट करती है ओपन एंड से 20 है, तो l के लिए 20 है, तो इसका मतलब फर्स्ट में जो बनता है वो n के लिए 1 रखोगे तो कितना बनेगा, n v by 4l 1। दिस इज योर f1। f2 कितना होगा, n के लिए 2 रखोगे तो कितना बनेगा, 3v by 4l 2। इसका मतलब योर L2 शुड बी 3 टाइम्स ऑफ L1 ताकि वो वापस से क्या करे, रेजोनेट करे। तो L2 शुड बी 3L1। तो L1 कितना है आपका 20 है, तो L2 भी कितना बनेगा 3 into 20 विच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ओके, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट समझना, आई विल टीच रेजोनेंस कॉन्सेप्ट जस्ट एंड ऑफ द मीटिंग, ओके। सो हम ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोना डिस्कस। In the experiment for the determination of the speed of the sound in air using the resonance column method, the length of the air column that resonates in the fundamental mode with a tuning fork is 0.1 meter. What is the length when the length is changed to 0.35 meter? The same tuning fork resonates with the frequency first overtone. Calculate the end correction. तो हमें यहाँ पे एंड करेक्शन बताना है। आपने शायद एंड करेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है या नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेंथ आपको गिवन है, ठीक है। सो L1 इज इक्वल टू कितना है आपका लेंथ, सॉरी क्वेश्चन चेंज हो गया। लेंथ आपका गिवन है वो कितना है, L1 इक्वल टू ट्यूनिंग फोर्क का 0.1 मीटर, ठीक है। तो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वन एंड जिसका क्लोज होता है, ठीक है। क्लोज पाइप ही बोला ना इन्होंने, कॉलम मेथड, ठीक है। क्लोज पाइप पे वन एंड, ठीक है। तो F1 कितना होता है, V by 4L, ठीक है। एन वी बाय, देखो फॉर्मूला ये होता है एफ एन इक्वल टू 2n - 1 v by 4l, ओके। तो n के लिए 1 रखोगे तो क्या बनेगा, v by 4l। अब यहाँ पे l नहीं होके L1 प्लस एंड करेक्शन का e आ जाएगा,
दिस इज फॉर्मूला, ठीक है। और सेकंड तो F1 ये आपका रख देंगे, और उसके बाद उसने क्या बोला है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर फर्स्ट ओवरटर्न का मतलब n की वैल्यू कितनी रखोगे, 2 रखोगे, तो n की वैल्यू 2 रखने पे वो कितना बन रहा है, F1 जो इक्वल टू 3v/4 L2 कितना है आपका 0.35 प्लस E, इन दोनों को इक्वेट कर दो, आपका एंड करेक्शन आ जाएगा। दैट्स इट। क्वेश्चन जो है वही बोला है मैंने, उसने क्या बोला, द लेंथ ऑफ एयर कॉलम दैट, एक मिनट, द लेंथ ऑफ एयर कॉलम दैट रेजोनेट्स इन द गिवन फंडामेंटल मोड, लेंथ कितना है फंडामेंटल मोड के लिए, n के लिए 1 रखोगे तो v/4l होता है, बट यहाँ पे L1 के साथ एक e लगाना पड़ेगा, एंटी करेक्शन है तो, ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट होता है, इक्वल टू F1 when its length is changed to 0.3 the same for resonance for the first overtone, तो इसका मतलब फर्स्ट ओवरटर्न का मतलब 3v/4 L2 plus E इक्वल टू F2, और ये दोनों इक्वल हैं तो F1 इक्वल टू F2, दोनों को इक्वेट करो, आपका आंसर आएगा। क्लियर है? रेजोनेंस ट्यूब है, रेजोनेंस ट्यूब को जनरली अगर नहीं बोलता है तो हम उसको क्लोज एंड लेते हैं, हम उसमें एक, हम ये मान के चलते हैं रेजोनेंस ट्यूब में एक साइड में पानी होता है, आपने स्कूल के एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ 11th स्टैंडर्ड में, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब में एक में पानी, एक साइड में पानी डाला जाता है, दूसरे साइड में उसको ऊपर नीचे करते हैं ताकि हमारी लेंस, पानी भरता है, चढ़ता है, उतरता है, करते हैं ना वो सब, तो वो हम क्लोज एंड मान के करते हैं, ठीक है, वन एंड क्लोज मानते हैं उसमें, वरना ओपन बोल देगा वो, रेजोनेंस में क्लोज ही होता है वो, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, ये मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपका देखो ये एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, मैं लिख ही देता हूँ, तो v/4l कितना आपका 0.1 प्लस e, दैट शुड बी इक्वल टू 3v/4 0.35 प्लस e, इन दोनों को सोल्व कर लेना, सॉरी v से v गया, 4 से 4 गया, तो 3 इंटू 0.1 प्लस e इज इक्वल टू 0.35 प्लस e, तो 2e इक्वल टू 0.35 माइनस 0.3, e इक्वल टू 0.05/2, 0.0025, ऑप्शन बी। क्लियर है सबको? ये आपका एंड करेक्शन का कॉन्सेप्ट है, बस कुछ नहीं करना, प्लस ही जोड़ देना है दोनों तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, two sinusoidal waves with same wavelength and amplitude travel in opposite direction along a string with a speed 10 meter per second. If the minimum time interval between two instants when the string is flat is 0.5 second, the wavelength of wave is, क्वेश्चन में आपको गिवन है सेम वेवलेंथ है, सेम एम्पलीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, स्पीड है कितनी, v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन टू इंस्टेंट व्हेन द स्ट्रिंग इज फ्लैट, इसका मतलब स्ट्रिंग इज फ्लैट का मतलब दोनों के बीच का जो वो गिवन है, क्या बोलते हैं ये, ऐसा स्ट्रिंग इज फ्लैट, ये जो पॉइंट है, ये कितना टाइम होता है, t/2 होता है, t/2 आपको गिवन है, मिनिमम देखो स्ट्रिंग को फ्लैट होने के लिए टाइम कितना लगता है, ये देखो ऐसा, स्ट्रिंग इज फ्लैट का मतलब ध्यान से समझना इस चीज को, इस पॉइंट पे स्ट्रिंग फ्लैट हो जाती है, ये अपर पॉइंट पे फ्लैट का मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल होगी और नीचे भी हॉरिजॉन्टल हो रही है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होता है, ये वेव आधी हुई है ना, दिस इज t/2, तो आपका टाइम है t/2, आपको गिवन है कितना है, t/2 इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, तो टाइम पीरियड आके आपका 1 सेकेंड, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू वी होता है, तो लैम्डा इक्वल टू वी कितना है 10, टी है आपका 1, सो लैम्डा इक्वल टू 10 मीटर, ऑप्शन डी। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो।